जो हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया 9th-10th में ज्योग्राफी से जो चैप्टर से पूछा गया था प्रश्न, उसको हम लेकर आए हैं, कवर किए हैं। 40 प्रश्न आपके जीके जीएस से पूछे गए थे। इसमें ये पार्ट है आपका ज्योग्राफी से कहाँ से क्वेश्चन बना था ये आप जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले इसके अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कहा गया अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, कहा गया क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1991, 1992, 94, उपयुक्त से एक से अधिक या इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1992 हो जाएगा। कहा गया अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ब्राजील के शहर में रियो जी, याद रखिएगा पूछा गया था कि पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, याद रखना है। इस सम्मेलन में सम्मिलित देशों में टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्य योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? क्या है? हु क्या है? क्या कहा गया कि स्मॉल आउट रेड द स्मॉल ब्यूटीफुल, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएंगे बी, इनका नाम है शूमाकर। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि स्मॉल ऑफ इज ब्यूटीफुल पुस्तक E.F. शूमाकर मतलब सुमेसर महोदय द्वारा लिखी गई है। यह एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इनकी कुछ अन्य पुस्तक भी, ए गाइड फॉर द एग्जाम्पल, गुड वर्क, आगे भी है, नहीं आगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, सीमा सड़क संगठन मतलब BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में, 1965 में, 1967 में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1960 में। क्या लगाएंगे? ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी मुख्यालय जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्र की सड़कों पर क्या करना? निर्माण करना है। इस संगठन को इसलिए बनाया गया था कि उत्तर तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सामरिक महत्वपूर्ण सड़कों का विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट आंसर लगाएंगे बी, 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया है। यह अधिनियम वन्यजीवों के संरक्षण और रक्षण की कानून रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम में 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, इस अधिनियम के तहत अनुसूची 1 को अनुसूची 2 के सूचीबद्ध संकट पत्र प्रजाति को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरे में कहा गया नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्र को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया। इसमें कुछ पौधे की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण प्रावधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र मुंडा और संस्थान किस पेड़ की पूजा करते थे? छोटा नागपुर पठार जो हुआ था मुंडा संस्थान में, वो किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये पूछा गया था महुआ की करते थे। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संस्थान महुआ और कंदम के पेड़ की पूजा करते थे। उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। मुंडा तथा संथाल जनजाति पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजाति के संबंधित है। भारत में मुंडा तथा संथाल मुख्य मध्य प्रदेश तथा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र पठार से आच्छादित है? भारत में कितना परसेंट जो है प्रतिशत कहा गया कि क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो 27%। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि भारत में भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावन तथा भौतिक लक्षणों में विविधता की जन्म दिया है। देश में लगभग 10.6 क्षेत्र पे पर्वत जो है 18.5 क्षेत्र पर, पहाड़ी 27.7 पर, पठार तथा 43.2 के क्षेत्र पर मैदान पाए जाते हैं। स्थान एवं विवर्तन इतिहास, अवर्तन प्रक्रम तथा उच्चवाच स्वरूप के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरे पे पठारीय पठार, उत्तरी भारत का विशाल मैदान और तटीय मैदान की द्वीपीय भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है
क्वेश्चन नंबर 7 में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3.28 मिलियन वर्ग किमी हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो आपका 3 मिलियन जो है तो वर्ग की मतलब इतना उसको मिलियन में किया जाता है तो पॉइंट में मिलियन वर्ग में आएगा। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। इसके पूर्व में पश्चिम दिशा में चौड़ी 2933 किमी तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में 3214 किमी है। भारत के अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार 8 से 4 से 36.6, उत्तरी अक्षांश से संपूर्ण भारत द्वीप सहित 6.45 से 37 उत्तरी अक्षांश से तथा देशांतरीय विस्तार जो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का कितना है? 7वां सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वनांचित प्रतिशत क्या है? 67%, 33%, 55%, उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बी हो जाएगा 33%। कहा गया है कि 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण की वंचित क्षेत्र 33% है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में पुनः संशोधित 1988 में किया गया था। इस नीति में वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पे बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरी किया जाएगा। इस वन नीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य दिया गया है कि देश में 33% भाग पे वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पे 6% अधिक है। दूसरे में कहा गया है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों पर वन लगाना। तीसरे में कहा गया है देश की प्रकृति धरोहर जैव विविधता तथा आनुवांशिक कुल का संरक्षण। चौथे में मृदा अपवर्तन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ का सूखा। पांचवें में सामाजिक वानिकी और वनारोपण द्वारा वनों का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंड का संकेंद्रण अधिक होता है? बी होगा बांगर मिट्टी। कहा गया कि बांगर मृदा पुराना जलोढ़ होता है, जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदान से दूर होती है। इस मृदा में कैल्शियमी संघट्ट अर्थात कंकड़ पिंड पाए जाते हैं। लैटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निर्क्षालन की परिणाम लैटराइट मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप यह मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। ठीक है, कहा गया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे बीच में वाली फसलों के लिए यह मृदा अधिक उपयुक्त है। लैटराइट मृदा सामान्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा, असम की पहाड़ी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गलित कटाव, सीट कटाव, बैडलैंड कटाव, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जाता है सीट कटाव। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे हम सीट कटाव कहते हैं। सीट अपवर्तन में मृदा की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। यह मृदा संरक्षण अधिकतर मृदा उर्वरकताओं में ह्रास होता है, इसी कारण इसे किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। अवनालिका अपवर्तन गली कटाव क्षुद्र सरिता का ही विकसित रूप है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। आगे चल के यह नालिका नालों एवं नदियों के रूप में धारण कर लेती है। भारत में मलवा पठार के चंबल नदी के क्षेत्र में आगे है अवनालिका गली अपवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय, पश्चिमी घाट तथा प्रायद्वीप उच्च भूमि जैसे तीव्र ढालों वाले क्षेत्र में मृदा अपवर्तन में विस्तृत क्षेत्र में बंजर भूमि उत्खान भूमि बदल दिया जाता है। जल द्वारा मृदा अपवर्तन को 9 प्रकार में कितना किया गया? 9 प्रकार में विभक्त किया गया। पहला क्या है? अपसकुरण, परत क्षरण, क्षुद्र सरिता क्षरण, अवनालिका क्षरण, भूस्खलन क्षरण, सरिता तट क्षरण, पीटिका क्षरण, हिमानी क्षरण, सागरीय क्षरण। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो सी हो जाएगा नॉर्थ, मतलब उत्तरी दार्जिलिंग, नॉर्थ दार्जिलिंग। तो सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि लेप्चा लोकगीत देश के उत्तरी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल भाग से संबंधित है। लेप्चा जो है वो समुदाय सिक्किम के मूल निवासी हैं। पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाले अन्य प्रमुख जाति हैं जैसे सवर्ण, चकमा और तथा संथाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उपयुक्त शिक्षक बाढ़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, ये आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहा गया है कि बाढ़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना की बात करें 1968 में हुई थी। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है वो 448.84 किमी है। भारत में अवस्थित कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में मांडला की बात करें, प्लांट फोलिस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में। मरुभूमि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवा देव राष्ट्रीय उद्यान, सरिका टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, मुंद्रका हिल राष्ट्रीय उद्यान, रणथौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में पड़ता है, दुधवा राष्ट्रीय ये उत्तर प्रदेश में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट ये उत्तराखंड में आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सी लगाएंगे, मध्य प्रदेश में। कहा गया कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो देश के कुल वन क्षेत्र का 10.85% है। भारत में शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्र के राज्य निम्नलिखित है। मध्य प्रदेश है पहले नंबर पर जहां 10.85, अरुणाचल प्रदेश है दूसरे नंबर पर 9.30%, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर 7.80%, उड़ीसा चौथे नंबर पर 7.30%, महाराष्ट्र है 5वें नंबर पर 7.11। 5 न्यूनतम अगर बात करें, ये तो अधिकतम था, न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा फर्स्ट नंबर पे 0.22%, पंजाब जो 0.25%, गोवा जो 0.31%, सिक्किम है 0.46% और तथा बिहार जो है 1.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पे सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है? तो कितना प्रतिशत है? तो 49.1%। कहा गया परियोजना द्वारा बिजली का जो है 12.4 है, कितना है? 12.4 है। तो इनमें से कोई नहीं, वर्तमान की बात हो रही है, क्योंकि कहा गया कि वर्तमान में भारत जल विद्युत ऊर्जा जो है वो परियोजना द्वारा बिजली में 12.4 योगदान करता है और कुछ अन्य विद्युत ऊर्जा संसाधन उत्पादन क्रम से निम्नलिखित कोयला की बात करें 95.1, प्राकृतिक गैस 6%, पवन ऊर्जा 10.3, सौर ऊर्जा 16.1 तथा नाभिकीय। तो आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर सी माना है। आयोग जो है इसका क्या माना है? 22%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहा गया भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितना आवश्यकता है? तो कितना? 55 लीटर, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति 55 लीटर आवश्यकता है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जीवन गुणवत्ता सुधार करने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन के लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर निम्नलिखित रूप से 55 लीटर जल की सेवा स्तर को पीने योग्य पाइप पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है? मुहाना बनाती है माही नदी, ताप्ती नदी, पेन्नार नदी, नर्मदा नदी। तो हो जाएगा आपका माही नदी और ताप्ती नदी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया माही, ताप्ती तथा नर्मदा ये तीनों नदी एस्चुरी बनती है तथा इस तीनों नदियों का मुहाना अरब सागर में गिरता है, जबकि पेन्नार डेल्टा का निर्माण करती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश धार जिले में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में मध्य झील से होती है। इसकी कुल लंबाई 5085 किमी तथा सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदी है। क्या नाम है? सोम और जाखम। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है तथा सतपुरा अन्य अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा तथा इसकी नदी पर काकापार तथा उगाई परियोजना बनाई गई है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत में अमरकंद चोटी 257 किमी ऊंची है जो कि निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें 1312 किमी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदी है तवा, बरनेर, बय्यार, हिरन, बरना, कोनार आदि। पेनार नदी कर्नाटक से
चिबक्लापुर जिले से नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इसकी लंबाई 5,997 किमी तथा इसकी प्रमुख सहायक नदी है पापासनी तथा चित्रावती। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? बी नर्मदा नदी पे। कहा गया सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य है। पहला है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भाग जल आवश्यकता को पूरी करती है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है? सी राजस्थान। कहा गया कि भारत के राजस्थान राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है। पालर पानी को इन क्षेत्रों में प्राकृतिक जल का शुद्धम रूप समझा जाता है। राजस्थान में अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। टांका का वर्ष जल आगामी। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है? ए हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है किस देश में झूम कीमती मतलब सलास एंड ब्राउन कृषि का मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मैक्सिको। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया रक्तहीन क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शकुंतला बाई, विनोबा भावे, जेनसन रेड्डी, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? विनोबा भावे। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया रक्तहीन क्रांति की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे के अपना अत्यधिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी की ग्राम स्वराज गहरी आस्था थी। एक बार जब आंध्र प्रदेश के पोलमचल्ली गांव में बोल रहे थे तो उनकी भूमिहीन गरीब ग्रामीण को उनके अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनको आश्वासन दिया कि यदि वो सहकारी खेती करे तो वो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करा देंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीण 80 एकड़ भूमि बांटने का पेशकश किया। इसी भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपने इस विचार को पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने अनेक गांव के मालिक थे जो भूमिहीन को पूरा गांव देने की पेशकश में भी थे। इसे ग्रामदान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम आंदोलन की रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया गन्ना उत्पादन में भारत का कौन से स्थान पे है? गन्ना उत्पादन की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका हो जाएगा ब्राजील, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर पाकिस्तान और पांचवें नंबर पर थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली में सबसे अत्यधिक है? कौन सा राज्य है? तो लगाएंगे सी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कहा गया है मैग्नाइट ऐश में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत? 67, 70, 74, उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से एक से अधिक। तो राइट आंसर हम लगाएंगे 70%। क्वेश्चन नंबर 26 है रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 27 है कहा गया अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कहा गया पावर्ती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? सी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 29 अधात्विक खनिज कौन सा है? सी अभ्रक। कहा गया अधात्विक खनिज अभ्रक है। अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फेट तथा अभ्रक महत्वपूर्ण अत्यधिक खनिज है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों तथा क्रम में पाया जाता है। अभ्रक का उपयोग मुख्य विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए किया जाता है। भारत अभ्रक झारखंड में हजारीबाग पठार में 150 किमी लंबी तथा 22 किमी चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर कहा गया तिरुपल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अभ्रक निपेच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में किया गया था। भेल के द्वारा गठन के किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल वर्ष स्थापित की गई थी 1854, 1864, 1874, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। 31 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो
1954 में, सॉरी 1854 होगा, 1900 नहीं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहा गया है भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बी हो जाएगा कर्नाटक में। कहा गया भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1927 में कर्नाटक के शिमोग जिले में भद्रावती नदी के तट पर की गई थी। यह बाबा बुदन की पहाड़ी के केमानुडी लौह अयस्क क्षेत्र में निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैंगनीज के आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है। इस संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, लेकिन इन क्षेत्र में कोयला नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कहा गया भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सार्वजनिक केंद्र है? कौन सा पठार है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। ये आपका ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारत के छोटा नागपुर पठार के में लौह एवं इस्पात उद्योग की सर्वाधिक केंद्र। इस प्रदेश में इस उद्योग में विकास के लिए अधिक अनुकूलन साक्ष्य परिस्थिति है। इस लौह अयस्क का कम लागत है, उच्च कोटि के उच्च कम में निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार इसकी मांग में विशाल। 34 है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? 50 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर। बी आपका। कहा गया समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। यह परत बादल एवं मौसम संबंधित घटना, अगर पूछेगा कि बादल और संबंधित मौसम संबंधित घटना की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? समताप मंडल के से मिलता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज भी इसी मंडल से उड़ाई जाती है, आदर्श होती है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है और परत पराबैंगनी किरणों से अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अटल टनल की लंबाई क्या है? 9.2 किमी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बी लगाएंगे मुंबई। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में